नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, ठंडक का समय आ गया है, जैकेट शॉकेट पहनिए, नहीं तो अगर तबियत खराब हो गई ना बॉस तो मामला बिगड़ जाएगा। और चूंकि मेंस आदि का एग्जाम लगा हुआ है और करंट अफेयर जो नहीं देखते हैं भाई साहब, देख लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सब तक पहुंच जाए हमारा, है नहीं तो मामला गड़बड़ बहुत हो जाएगा। आप लोग पता नहीं क्या करते हैं यार, बड़ा दुख होता है कि आप लोग जो है पढ़ाई नहीं करते हो यार। फिर कहोगे यार मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, फला नहीं होता है, ढिमका नहीं होता है। इतना अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, इतना अच्छा मैटर आपको दिया जा रहा है और बावजूद इसके आप नहीं देख रहे हैं। बहुत बड़ी यह विडंबना है अपने आप में, मुझे ऐसा लगता है ना। ये आप अपने साथ कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हो बॉस, बहुत चीटिंग कर रहे हो अपने साथ। अब बतियाने का समय होगा आपके पास, चैटियाने का समय होगा, घंटा भर बैठ करके रील स्क्रॉल करोगे हैं, तब समय नहीं जाएगा आपका। अब बताइए, इतना बेहतर कंटेंट आपको करंट अफेयर्स का दिया जा रहा है, सारी चीजें आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं, मेंस का क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसका मॉडल आंसर दिया जा रहा है, टास्क दिया जा रहा है, इसके बाद भी आप वीडियो नहीं देखते हैं। यह बहुत बड़ी चिंताजनक बात है अपने आप में। आप अपने भविष्य के साथ धोखा कर रहे हो, टोटली धोखा कर रहे हैं। धोखा उस पिता के साथ भी कर रहे हैं जो आपको पैसा देकर के पढ़ा रहा है, धोखा उस मां के भरोसे को भी आप जो है तोड़ रहे हैं, जिस वो भरोसे में बैठी है कि मेरा बेटा आएगा, बन के आएगा कुछ राजा बाबू बन करके, आप उसको भी धोखा दे रहे हैं। धोखा आप, सबसे बड़ी बात, अपने आप को दे रहे हैं, जिसके लिए आप किसी बड़े शहर में तैयारी करने गए हैं या घर पे ही रह के तैयारी करते हैं। ये धोखा जो आप कर रहे हैं ना भाई, संभल जाओ, नहीं तो ना इधर के रहोगे ना बॉस, ना उधर के रहोगे। और जिसके साथ बैठ करके चुस्की पीते हो चाय की ना, वो भी नहीं रहेगा ना रहेगी, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, पढ़ लो, काम आ जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। अब फिर आप बात बोलते हो, कहते हो सर हृदय सर गुस्सा करते हैं। गुस्सा करने का लाजमी है मेरा गुस्सा करना, है ना। मुझे बहुत दुख होता है कि इतना बेहतर कंटेंट बनाने के बाद भी आप नहीं देखते। स्टार्टिंग में जोश आया, फिर डाउन हो गया। अब जब एग्जाम आएगा तब खड़बड़ करोगे एकदम, सर करंट अफेयर सर क्या करें, सर कैसे करें, सर ये करें, सर वो करें, सर फला ढिमका। अरे ऐसे नहीं होता भाई सिलेक्शन, पढ़ लो। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे सिलेक्शन होता नहीं है, सीधी सी बात है। गला काट कंपटीशन में अपने आप को जीतो, मेहनत नहीं करोगे। और एक साल की जो मैगजीन आती है ना, कान आंख नाक वाली और फला वाली ढिमका वाली, कुछ नहीं होगा भाई साहब, ठीक है, ध्यान रखना। वो 10 दिन में आप मैगजीन को फुलफिल कर ले अपने दिमाग में, नॉट पॉसिबल। जब तक करोगे नहीं अभी से, तब तक होगा नहीं बॉस। बाकी आप देख लीजिए क्या करना है। धोखा देना अपने साथ, दो लीजिए धोखा, पढ़ना तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत गड़बड़ काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत गड़बड़। और सामने होते ना, अब जो बड़े हैं मुझसे तो उनके लिए तो अलग बात है, रिस्पेक्ट है, लेकिन जो छोटे हैं ना, अगर मेरे सामने ऑफलाइन क्लास में होते हैं भाई, मुर्गा बना देता, मैं मुर्गा सही तारा हूं मैं, मामला बिगड़ जाता। ढेचू करते रहते आप लोग, क्या कीजिएगा। पढ़ लीजिए, कुछ नहीं काम आएगा। जीवन के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कोई साथ वार नहीं देता है भाई, ठीक है, पढ़ लो। चलिए आइए, भारतीय संसद में शामिल होते हैं, कौन शामिल होता है भारतीय संसद में? अब आप देखो, मंद मुस्कुरा रहे होगी, स्माइल आ रही होगी, स्माइल मत करो यार, है ना, पढ़ लो, ठीक है। एनीवेज आइए, भारतीय पार्लियामेंट यानी कि संसद जो हमारी होती है, इसमें कौन से लोग शामिल होते हैं? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है। तो क्या होगा? सभी लोगों ने इसको सही बताया था। प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा लोकसभा होती है, लोअर लेजिस्लेचर अपर लेजिस्लेचर प्लस प्रेसिडेंट होता है आपका, ठीक है। चलिए, भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता और लक्ष्य बहुत बड़े हैं और इसके लेकर के लगातार सरकार काम कर रही है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल जो आपकी एनर्जी एजेंसी है, जिसको आईईए के नाम से भी जानते हैं, आईईए की विश्व ऊर्जा आउटलुक 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले 2025 में ही गैर जीवाश्म, ठीक है, स्रोतों से 50% ग्रिड कनेक्टेड बिजली क्षमता हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है दर्ज कर ली है। अच्छी न्यूज है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ी चूंकि उपलब्धि है सरकार की, इसलिए आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न आपके एग्जाम पूछ लेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, आईईए की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल ऊर्जा मांग वृद्धि 2035 तक 15 एक्सजूल यानी कि ईजे के नाम से इसको डिनोट करते हैं, से अधिक हो जाएगी, जो कि चीन और दक्षिण पूर्व एशिया की संयुक्त वृद्धि के लगभग बराबर है, ना कि उससे कम। आईईए यानी कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत को 2035 तक दुनिया में ऊर्जा मांग वृद्धि का सबसे बड़ा चालक जो है अभी क्या क्या घोषित किया है। ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट आप अपने एसए में, अपने मुख्य परीक्षा में इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बैठे मत रहो, एक एक पॉइंट नोट करते जाइएगा, ठीक। चलिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल स्थापित गैर जीवाश्म क्षमता नवंबर 2025 तक 250 गीगावाट को
पार कर गई है अपने आप में, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में है ये। ठीक, चलिए अब इसी पर आपके सामने आ जाएगा छोटा सा प्रश्न, जिसका देना है आपको क्या उत्तर। इसके आगे के जो प्रश्न आज के होंगे हमारे, वो पहले प्रश्न होंगे, व्याख्या बाद में दूंगा मैं आज। ठीक है, चलिए तो भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता और लक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, इसका विश्लेषण कीजिए, इसकी एनालिसिस कीजिए और फिर बताइए कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। अक्सर आपके प्रश्नों में कौन सा सही नहीं है यह भी पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि यहां पर आप लोग जो है ध्यान से इसको पढ़ के तब लगाया करिए अपने उत्तर को। ठीक, चलिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की विश्व ऊर्जा आउटलुक 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले 2025 में गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड कनेक्टेड बिजली क्षमता का 50% हासिल कर लिया है। ओके, आईईए का अनुमान है कि 2035 तक भारत की कुल ऊर्जा मांग वृद्धि चीन और दक्षिण पूर्व एशिया की संयुक्त वृद्धि से कम होगी, बराबर होगी, नॉट कम होगी। ठीक है, नवंबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता 50 गीगावाट को पार कर गई है। अब आप बताओ मेरे को कौन सा कथन इसमें सही है। अभी आपने जस्ट पढ़ा है, तो ये देखिए क्या है इसका आंसर, सी वाला। सी में क्या है भाई साहब, सी में आपका हो जाएगा जो है ये 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 हो गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद करना है। एक बार कंफ्यूजन अगर आपको है तो ये यहां पर आप जो है व्याख्या इसकी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए लेकिन कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अब कुछ पॉइंट और आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सरकार ने नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा है, लेकिन आप ये जान लीजिएगा कि नेट जीरो का लक्ष्य दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रखा गया है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये आपका नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य है, इसका लक्ष्य यूपी ने, सेंट्रल ने कब तक रखा है, सेंट्रल ने रखा है इसका लक्ष्य भाई साहब। ठीक है, 2070 का। ठीक है, 2070 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा अभी रखा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी तरफ से इसका लक्ष्य रखा है और वो लक्ष्य भी 2070 रखा है। यानी कि यूपी जो गवर्नमेंट है आपकी, इस यूपी गवर्नमेंट ने भी नेट जीरो का जो लक्ष्य है भाई साहब, वो कितना रखा है, वो भी रखा है 2070 तक का। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ये देखिए पॉइंट सेम वही लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे बड़े स्टेट में से एक स्टेट आता है भाई साहब। अगर उत्तर प्रदेश राज्य ना होकर के कोई देश होता है ना, तो 5वें नंबर का देश होता अपने आप में भाई साहब। बताइए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और फिर भी आप लोग जो है जॉब 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 करते रहते हो। ये ऐसे नहीं मिलेगा जॉब। खाली उत्तर प्रदेश 5वां सबसे बड़ा देश होता अगर यह स्टेट ना होकर के एक कंट्री होती तो बॉस। तो अब आप समझ लो कि आप कितने बड़े प्रदेश में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो होश में थोड़ा सा आओ और अपने आप को अवेयर करो, राइट। नहीं तो घूमते रहिएगा जिग-जैग मोशन में ऐसे करके, कुछ नहीं मिलेगा बॉस, है ना। क्या कीजिएगा, मामला तो बिगड़ जाएगा। अब शादियों नहीं होगी, हमारे जैसे बैठे रह जाओगे। हाँ, सही बता रहा हूं। राज्य सरकार ने इसे अच्छे ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता उपायों के माध्यम से प्राप्त करने पर काम कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट लड़का सही चाहिए होता है इसको सबको भाई साहब। ठीक, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं आप लोग, सही बता रहा हूं, बहुत मामला बिगड़ जाएगा। चलिए वो तो भला हुआ भगवान का मेरा चेहरा नहीं दिखता ठीक ठाक, मतलब ज्यादा नहीं दिखता, नहीं तो मामला तो और मेरा बिगड़ जाता। कोई नहीं करता शादी वादी भाई। पढ़ लो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा क्या है, तो 2070 है। सिंपल सी बात, अभी तो हमने आपको बताया, डी इज द राइट आंसर। और जो 2047 तक जो भारत का विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, उसमें भी सरकार बहुत तेजी के साथ जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, जो नवीकरणीय जो हमारे ऊर्जा स्रोत होते हैं, उस पर सरकार काम कर रही है। अब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा के मामले में कौन सा स्टेट सबसे आगे है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और मैंने बताया आपको कई बार, जरा कमेंट करके आप बताओ, या नहीं पता है तो गूगल पे करो, गूगल करो और बताओ कि पवन ऊर्जा के मामले में कौन सा स्टेट नंबर 1 है, सेकंड कौन है और थर्ड कौन है। मैंने कम से कम 4 से 5 बार बता दिया अभी हाल फिलहाल करंट अफेयर्स में। ठीक, दूसरा, सौर ऊर्जा के मामले भी, सोलर पैनल्स लगाने के मामले में भी कौन सा स्टेट पहला है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसको भी जरा फटाक से चैट जीपीटी या गूगल कर लीजिए तुरंत ऑन स्पॉट। ठीक, चलिए, तो ये डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक ना, चलिए अब आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में नदी कटान एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में अभी उभरा हुआ है, और गंगा और जो उसकी सहायक नदियां हैं जो उसकी, उनके द्वारा कटान बहुत तेजी के साथ हो रहा है।
इसीलिए क्या है, ये चर्चाओं में है। हालांकि इसके कई सारे प्रमुख कारण हैं कटान के मामले में। सबसे बड़ी बात यह है कि क्लाइमेट चेंज इज द बिग रीजन अबाउट दिस, ठीक है। क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है बॉस, क्या जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है आपका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अब क्लाइमेट चेंज क्या होगा, तो एक चीज तो आप ये भी जानते होंगे, यानी कि जो मौसम होता है, क्या मौसम, ठीक है। तो मौसम में, ठीक है, मौसम में दीर्घकालिक, क्या दीर्घकालिक, मौसम में दीर्घकालिक परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन को ही क्या कहते हैं हम, दरअसल इस मौसम के दीर्घकालिक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन अर्थात क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होगा, दैट मींस कि ऋतुओं में चेंजेस होगा। अब मौसम में अगर बदलाव होगा तो क्या होगा, बारिश में बारिश नहीं होगी, कभी बाद में होगी, जैसे अभी हो रही थी बीच में। ठंडक में ठंडक ना होकर के बाद में होगी, या पहले हो जाएगी, या होगी ही नहीं, या बहुत होगी। गर्मी में गर्मी होगी नहीं, बरसात होगी, और होगी तो इतनी प्रचंड हो जाएगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जो चेंजेस हो रहा है मौसम में, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बहुत तेजी के साथ ग्लोबल वार्मिंग, जो गैसेस बढ़ रही हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के फलस्वरूप, जिसमें CS4 आपकी एनॉक्स गैसेस हैं, आपकी CFC हैं, आपकी वाटर वेपर हैं आपके, इनके वृद्धि से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है अपने यहाँ पे। ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, चीजें गड़बड़ हो रही हैं, और आपकी जो फसलें हैं वो खराब हो रही है, और बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, आपके जो ग्लेशियर्स हैं, क्या जो ग्लेशियर्स हैं आपके क्या हो रहे हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं। दैट मींस कि क्या हो रहे हैं, वो पिघल रहे हैं अपने आप पे, और इनके पिघलने से नदियों में क्या हो रहा है, पानी ज्यादा हो रहा है, और इनकी सहायक नदियों में वृद्धि हो रही है। और चूंकि जो तटीय इलाके होते हैं नदियों के, या और अनदर जो प्लेसेस होते हैं, उन पे क्या हो रहा है, उनकी सहायक नदियों के द्वारा बाढ़ आदि की स्थिति होती है, कटाव खूब ज्यादा होता है। कटाव होने का रीजन ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान नहीं देता है, तो इसलिए गंगा की सहायक नदियां अपने आप में इस समय कटाव ज्यादा कर रही हैं, क्योंकि हिमालयी नदियां हैं, आप जानते हो ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं अपने आप में। तो ये एक बड़ा रीजन है, अभी चर्चाओं में रहा, तो आपके एग्जाम में पूछा सकता है। और चूंकि अब नदी पढ़ रहे हो भाई साहब, तो जरा कॉपी में अपने नोट करो ऑन द स्पॉट कि जो अपवाह तंत्र का जो आपका चैप्टर है ना भाई, क्या जो अपवाह तंत्र का चैप्टर है, ठीक है, उसमें आपको सारे के सारे अपवाह तंत्र में आपको पढ़ना है, अपवाह तंत्र पढ़ना है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम जो आपका, जिसमें आपकी मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं, एक है आपकी नदी कौन सी है मुख्य, एक है आपकी गंगा, ठीक है। गंगा नदी को पूरा पढ़िए, गंगा हो गया, फिर आपकी यमुना हो गया, फिर आपकी कावेरी हो गई, ठीक है, फिर आपकी गोदावरी हो गई, ठीक है, फिर आपकी कृष्णा हो गई, ठीक है, कृष्णा हो गई, फिर आपकी जो है नर्मदा हो गई, ठीक है, नर्मदा हो गई, फिर आपकी गोमती हो गई, ठीक है, फिर आपकी कोसी हो गई, ठीक है। ये जो नदियां मैंने यहां पर इतना लिखा, इनके बारे में डिटेल्स जानकारी आपको होनी चाहिए कि नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, क्या ये गंगा है, गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, कौन सी इसके दाएं से मिलती है, कौन सी इसकी बाएं से मिलती है, ये पूर्ववर्ती प्रकार की नदियां हैं या किस प्रकार की नदियां हैं, खूब प्रश्न पूछता है। इसलिए नदी के चैप्टर को एनसीईआरटी के माध्यम से, या जो भी आप किताब पढ़ रहे होंगे उसके माध्यम से आपको बहुत बेहतर ढंग से पढ़ना है। यह बात आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, ध्यान देनी है, ठीक है ना। ये पॉइंट हो जाएगा आपके लिए क्या, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आज ही आप इसको लगे हाथ क्या करेंगे, रेडी कर लेंगे। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि जो कुछ मैं आपको टास्क देता हूं, अगर वो लगे हाथ आप उस दिन पूरा कर लेते हैं, यकीन मानिएगा आपको 15-20 दिन में एक खास एनर्जी महसूस होगी। लेकिन शर्त इतनी सी है कि करना पड़ेगा आपको, तो करने के लिए रेडी है तो डेफिनेटली आप इसको कीजिए आप, ठीक। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो राज्य केंद्रित रिपोर्ट के अनुसार मध्य और पूर्वी यूपी के बड़े हिस्सों में गंगा नदी और उसकी उपधाराओं जैसे कि रामगंगा, गोमती आदि के कारण कटाव की गति तेज हुई है, जिससे तटीय क्षेत्रों में कृषि भूमि और पुलों जैसे बुनियादी ढांचे को खतरा हो गया अपने आप में। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर कटाव हो रहा है तो जो भी कृषि क्षेत्र हमारा होगा वो डूब जाएगा, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रोड कंस्ट्रक्शन होगा, जो हमारा ब्रिज आदि, पुल आदि होंगे, रेलवे ट्रैक आदि होंगे, उसको नुकसान पहुंचेगा। तो ये एक चिंताजनक बात अपनी स्थिति बनी हुई है अभी इनके कारण, ठीक है। चलिए अब इसी पर प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में नदी कटाव यानी कि रिवर इरोजन जिसको हम लोग बोलते हैं की गति तेज करने के लिए किस नदी प्रणाली को प्राथमिक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया, यानी कौन सी ऐसी नदी है जो रिस्पॉन्सिबल है नदी इरोजन के लिए, रिवर इरोजन के लिए। तो यमुना नदी, शारदा घाघरा, सोन नदी, गंगा नदी और उसकी सहायक उपधाराएं।
सिंपल सी बात है। अभी हमने आपको बताया गंगा और नदी और उसकी जो उपधाराएं हैं, इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसमें जो हमारे मैदानी क्षेत्र है उसमें जो है कटाव का खतरा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये चिंताजनक बात है। अब सरकार को चाहिए कि इस पर काम करे तेजी के साथ में। चलिए ध्यान रखिएगा, नदी कटाव पर अलग से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, तो इसको शॉर्ट नोट्स के लिए भी आप क्या करिए, ऑन स्पॉट नोट कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स आ सकता है इस पे, ठीक है। जो जैसे सॉइल इरोजन है ना, सुना कॉन्सेप्ट, क्या होता है, क्या होता है सॉइल इरोजन भाई साहब बताओ, व्हाट इज सॉइल इरोजन, क्या होता है। एक पॉइंट तो आपके सामने है कि सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन, ठीक है, और एक होता है आपका रिवर इरोजन। ये दोनों आप क्या करिएगा, तुरंत ऑन स्पॉट जो है इसको क्या करिए, रेडी कर लीजिए। क्या होता है सॉइल इरोजन, सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भाई साहब, क्या, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशंस। नोट कर लीजिए ऑन स्पॉट कि सॉइल इरोजन को आपको पढ़ना है, रेडी करना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये पढ़िएगा, और इसके अलावा रिवर इरोजन जो आपका है उसको भी आपको क्या करना है, रेडी करना है, लगे हाथ, ठीक। चलिए तो ये हो गया आपका पॉइंट, आइए आगे बढ़ते हैं। ये टास्क आपका है, ठीक है, रेडी करते रहना। चलिए, दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व अभी चर्चाओं में रहा है। तो दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण बाघ आवास हैं, डेफिनेटली आप जानते होंगे। दुधवा नेशनल पार्क में अभी एक नई सुविधा शुरू की गई थी आपका कतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग में। क्या किसी को पता है वो चीज क्या थी, एनी आइडिया, अगर हो तो बताइएगा मुझे। इन दोनों को जोड़ने वाला, इन दोनों यानी कि दुधवा नेशनल पार्क और जो आपका ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने वाला वन्यजीव गलियारा बाघ संरक्षण की दृष्टि से क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बाघों को बिना मानव पशु संघर्ष के एक आवास से दूसरे आवास में जाने की अनुमति देगा, जिससे उनके आबादी की स्थिरता बनी रहेगी। जो लोग बहराइच या लखीमपुर खीरी या जो है आपके नेपाल बॉर्डर में स्नानपारा और उधर आपका पलिया आदि क्षेत्र में रहते हैं, वो डेफिनेटली इसके बारे में जानते होंगे, है ना। तो ये एक अच्छा, मैलानी पलिया संभवतः आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है पीलीभीत तक का, ये पूरा ये यही एरिया है दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व का, अपने आप पे जो सुरक्षित जोन माना जाता है अपने आप पे, ठीक है। अब आप बताइए, आपके सामने आ गया प्रश्न, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघों को सुरक्षित आवागमन और आनुवांशिक विनिमय को सुरक्षित करने के लिए किन दो प्रमुख वन्यजीव आवासों को जोड़ने की योजना बनाई गई है। नंबर 1 अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और जिम कार्बन नेशनल पार्क, या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, या रानीपुर टाइगर रिजर्व और पन्नाट नेशनल पार्क, या चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। अभी हमने आपको बताया कि दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बस। तो कहां पर है ये भाई साहब, बी वाले ऑप्शन में, बस बी इज द राइट आंसर। कोई इश्यू तो नहीं हो रहा आपको, आसान है सब कुछ, बढ़िया, ठीक है। चलिए, दस्तक अभियान भाई साहब ये चर्चाओं में अभी है और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई अभियान चर्चाओं में रहता है, खासकर उत्तर प्रदेश या केंद्र की सरकार में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीमारियों और बीमारियों के साथ साथ में खेती, कृषि और युवाओं के रोजगार, इन तीन पर अगर आधारित कोई अभियान होता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और खासकर महिला, किसान और स्वास्थ्य और युवा, ये एक ऐसा पॉइंट है आपके लिए कि जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक ओके, तो ये दस्तक अभियान है भाई साहब, ये अपने आप में एक क्या है, एक स्वास्थ्य पहल है, अपने आप में हेल्थ प्रोग्राम है अपने आप में दस्तक, ठीक है, जो विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं जापानी इंसेफेलाइटिस। डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे गोरखपुर जैसे एरिया में जापानी इंसेफेलाइटिस का खूब जोर रहता है, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर जो है बहुत तेजी के साथ उस पर कंट्रोल किया है। गोरखपुर का एरिया हो गया, फिर उधर आजमगढ़ में निकल जाइएगा, उधर फिर इधर लखीमपुर खीरी आदि में, यहां पर खूब ज्यादा डेंगू और जापानी इंसेफेलाइटिस के पेशेंट खूब देखने को मिलते हैं। हालांकि सरकार ने इस पर खूब फोकस किया है। जापानी इंसेफेलाइटिस पर आपके बायो में प्रश्न पूछा जाता है, और बात बीमारी की हो रही है तो ध्यान रखना कि आपके बायो वाले सेक्शन में भाई साहब, मैंने अक्सर बताया आपको कि बायो सेक्शन में जो आपका डिजीज का चैप्टर है, मैंने कई बार कहा है, डिजीज, DISEAS, डिजीज यानी कि बीमारी, और विटामिन, क्या विटामिन, इसको, और हार्मोन्स, क्या हार्मोन्स, ये सब चैप्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रेडी करते हुए चलिएगा। डिजीज में आपके चाहे एयरबॉर्न डिजीज हो, बैक्टीरियल डिजीज हो, वायरल डिजीज हो, आपके इन सब के बारे में आपको अलग अलग प्रकार की चीजें, इनके बैक्टीरिया या वायरस का नाम क्या है, ये किस प्रकार की बीमारी फैलाती हैं, इनकी खोज कब हुई थी, इनकी वैक्सीन का नाम क्या है,
ये वैक्सीनेशन के लिए क्या कोई प्रोग्राम शुरू किया गया था कि नहीं किया गया था? इस बीमारी के उन्मूलन का क्या कुछ लक्ष्य रखा गया है? क्या इस बीमारी को उन्मूलन इसका कर लिया गया कि नहीं किया गया? ऐसे बहुत सारे फैक्ट आपको जो है देखने को मिलते हैं। तो बाय वाले सेक्शन में डिजीज को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए इसको नोट करते चलिएगा आप लोग साथ साथ में, ठीक। यह अभियान घर घर जा करके ये यानी कि ये आपका जो जापानी इंसेफ्लाइटिस है और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, ये भी एक जो है बीमारी है अपना, मतलब एक समूह है अपनी बीमारियों का। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जैसे वेक्टर जनित रोगों के उन्मूलन पर क्या है केंद्रित है अपने आप में। और यह अभियान घर घर जाकर के जागरूकता, रोगी खोज और टीकाकरण को क्या करता है अपने आप में, ये बढ़ावा देता है, ठीक है ना। चलिए, जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम ये क्या होता है? सबसे पहले अगर हम जापानी इंसेफ्लाइटिस के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग विशेष तौर पर दिमागी बुखार के नाम से भी जानते हैं, या एक वायरल बीमारी है जो जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस JEV से होती है। अब ये फैक्ट क्या हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, इसको तुरंत क्या करिए नोट कर लीजिए। बहुत बार जापानी इंसेफ्लाइटिस पर प्रश्न आपके एग्जाम में आया है, मेंस में भी आया है और प्री में भी आया है, ठीक। यह वायरस क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों, क्या क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों, विशेषकर क्यूलेक्स जो आपका दे रखा है, ठीक है, इसके द्वारा फैलता है ये। और जापानी इंसेफ्लाइटिस AES का ही, यानी कि जो AES है इसका ही एक कारण है, या लोग, लेकिन एक विशिष्ट कारण है इसका। फैलने का तरीका क्या होता है? मच्छर से, फिर सुअर से, फिर बगुले आदि में, फिर जाकर मच्छर और मानव इसका लास्ट टारगेट होता है। मानव डेड एंड होश होता है, यानी मानव से आगे संक्रमण नहीं हो पाता किसी में, बस मानव तक आकर के रुक जाता है वायरस, ठीक। चलिए, जापानी इंसेफ्लाइटिस के क्या क्या लक्षण होते हैं? जैसे कि तेज बुखार आएगा, सर दर्द होगा, उल्टी होगा, आपके बिहेव में चेंज हो जाएगा, झटके आएंगे और कोमा तक पहुंच जाता है। अगर ये ज्यादा मस्तिष्क ज्वर, इसीलिए बोलते हैं कोमा तक इंसान पहुंच जाता है अपने आप में, इतना ज्यादा जो है बुखार आ जाता है इसमें। दिमाग की सूजन, इंसेफ्लाइटिस इसको बोलते हैं, दिमाग की सूजन को, ठीक है, दिमाग का बुखार कहते हैं इसको। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस जो सिंड्रोम है वो क्या होता है? या एक सिंड्रोम यानी कि समूह है, किसी एक बीमारी का नाम नहीं है ये, इसमें किसी भी कारण से होने वाली अचानक दिमाग की सूजन शामिल होती है। और ये जो आपका एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम है कि कई कारण हो सकते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, टॉक्सिन और या गर्मी कुपोषण आदि इसके क्या हो सकते हैं, कारक हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल। वायरल जैसे कि जापानी इंसेफ्लाइटिस अगर आपको है तो ये हो जाएगा। फिर एंट्रोवायरस हो गया आपका, हर्पस वायरस हो गया, बैक्टीरिया में आपका लेप्टोस्पिरिया हो गया, आपका स्क्रब टाइफाइड हो गया, ये इन सब चीजों की वजह से फैलता है अपने आप में। टॉक्सिन में लीची का जो है हाइपोजैलिसिन ए होता है, जैसे कि मुजफ्फरनगर बिहार में ये खूब पाई जाती है लीची। अन्य कारणों में कुपोषण, अत्यधिक गर्मी और मेनिंजाइटिस। ये मेनिंजाइटिस भी कई बार एग्जाम पूछा गया है, ये क्या होता है भाई साहब? मेनिंजाइटिस क्या होता है, किसी को पता है क्या? बहुत कॉमन सा ये डिजीज है और कई बार पूछा था इसके बारे में। व्हाट इज मेनिंजाइटिस डिजीज, बताइएगा। इसके सिम्टम्स आज क्या होते हैं बताइएगा मुझे। चलिए, इसके लक्षण क्या होंगे? इसके अचानक तेज बुखार आ जाएगा, उल्टी आएगी, दौरे हो पड़ेंगे, बेहोशी, मानसिक भ्रम हो जाएगा, दिमाग की सूजन के कारण तंत्रिका यानी कि नर्वस सिस्टम आपका ब्रेक हो जाता है अपने आप पे, ठीक है। चलिए, बाकी आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसमें हर साल बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित होते हैं, विशेषकर पूर्वी और यूपी बिहार में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें मौत का जोखिम अधिक होता है क्योंकि कारण कई प्रकार के हो सकते हैं एईएस में, नॉट ओनली वन रीजन, डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन इसमें और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए, अब आप बताइए, प्रश्न आपके सामने। उत्तर प्रदेश में दस्तक अभियान किस बीमारी के उन्मूलन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है? अभी हमने आपको बताया, सिंपल सी बात है, जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये ना होगा। देखो क्या कहां लिखा है, दस्तक अभियान दरअसल जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के लिए बना हुआ है। ये चला जाए, यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्टली सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बस हो गया। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF क्या है? उत्तर प्रदेश सुरक्षा बल की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में संवेदनशील सरकारी, धार्मिक और ऐतिहासिक प्रतिष्ठानों जैसे कि आपका उच्च न्यायालय आदि हो गया, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे और बस स्टॉप, हॉस्पिटल आदि जो भी होते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए एक समर्पित प्रशिक्षित बल प्रदान करना था अपने आप में। ये उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अपने आप पे इसीलिए काम करती है, ठीक है, ताकि जो भी हमारे ऐतिहासिक स्मारक आदि हो, जैसे अभी हाल ही आपने देखा कि दिल्ली में लाल किले के पास क्या हुआ, बम ब्लास्ट हो गया,
कौन लोग संलिप्त थे, क्या संलिप्तता थी उनकी, डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि जो इस समय जो टेररिज्म हो रहा है ना, जिसमें जो टेररिस्ट पैदा हो रहे हैं, वो बेरोजगारी से पैदा नहीं हो रहे हैं। पहले हम कहते थे कि अगर एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं जनरेट हो पा रहा है, वो अगर समाज में मुख्य धारा से अगर पीछे रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं, फिर गलत हाथों में चले जाते हैं और फिर टेरर अटैक में शामिल हो जाते हैं, टेररिस्ट बन जाते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। जितने भी टेररिस्ट आप देखेंगे, ओसामा बिन लादेन से लेकर कसाब से लेकर के और जो अलग अलग जो आतंकवादी जो संगठन, उनके जो हेड अगर आप देखेंगे, सबके सब वेल क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड है। अभी आतंकी जो हमला हुआ, आपने देखा कि डॉक्टर्स थे, सारे वेल एजुकेटेड थे अपने आप में, लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया अपने आप में। इतना बड़ा एक्सक्लूसिव पकड़ा गया अपने आप में। सुनने में आ रहा कि अगर नहीं पकड़ा जाता इतने बड़े उसमें विस्फोटक पदार्थ, तो कितने जगहों पर जो है विस्फोट करने की जो है क्या थी, वो थी, क्या कहते हैं, एक प्लान था उन लोग का। और किस कारण? सिर्फ धार्मिक कारण। ये एक बहुत बड़ा एक विडंबना हमारे यहां पर, यानी कि जो टेरर अटैक अभी हो रहे हैं वो एजुकेटेड बंदों को ले रहे हैं, इसमें शिक्षा का कोई वो नहीं है। इसीलिए शिक्षा आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाती है, जहां पर नैतिकता सिखाई जाए आपको, जहां पर आपको दया, करुणा, वात्सल्य सिखाया जाए और जहां पर धर्म की हर एक मूलभूत चीजों को समझाया जाए जो मानवता के लिए है। याद रखिएगा, यह बहुत अहम है। और इसलिए आतंकवाद, टेररिज्म इस समय सबसे बड़ी जो है एक नासूर बन के न सिर्फ भारत में अपितु अलग अलग देशों में जो है ये क्या कह रहे हैं, फैल रहा है। इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। हम वेपन्स बनाते चले जा रहे हैं, वेपन्स लगाता हथियार, लेकिन उस हथियार का इस्तेमाल हम टेरर के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। हम आपसी धार्मिक उन्मादों में फैले हुए हैं, जब लगे हुए हैं। अरे टेरर अटैक अगर हो रहे हैं, उस पर जबरदस्त एक्शन लेना चाहिए, बहुत, और हर कंट्री को अपने आप में। लेकिन कंट्री क्या करती है? हथियार बेचती है, ले जाओ तुम, क्योंकि उनको पता है कि जितना टेररिज्म बढ़े भाई, हथियार कौन लेगा? सिंपल सी बात है, हथियार कौन खरीदेगा? टेरर लोग खरीदेंगे, अलग कंट्री के जहां पर जो नुमाइंदे जो उनके बैठे वो लोग खरीदेंगे। ये एक बड़ा मुद्दा है। इसलिए आतंकवाद पर इस बार प्रश्न आपके मेंस में आ सकता है और आपके निबंध में भी यहां पर प्रश्न आ सकता है। इसको आपको क्या करना है? बड़े अच्छे तरीके से रेडी करते हुए चलना है, ठीक है ना? चलिए, तो उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में संवेदनशील सरकारी, धार्मिक और ऐतिहासिक प्रतिष्ठानों जैसे कि आपका न्यायालय हो गया, मेट्रो रेल हो गया, ये सब जो भी अन्य स्थान होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक समर्पित और प्रशिक्षित बल क्या करना है? प्रदान करना है। दूसरा, पर्यटन स्थलों पर इसकी तैनाती का उद्देश्य तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जैसे कि अभी दिल्ली लाल किले के पास हुआ अटैक में, वहां पर सुरक्षा और तगड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं थी। क्या कीजिएगा? अब आपके सामने आ जाएगा प्रश्न, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में पर्यटन स्थलों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के साथ समन्वय करने की घोषणा की है। यूपीएसएसएफ की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी को रोकना, केवल राज्य सरकार के मंत्रियों की व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करना। यह बड़ा मामला रहता है, नहीं मंत्री सुरक्षा हो जाए, बाकी जनता जाए भाड़ में, है नहीं। संवेदनशील सरकारी, धार्मिक और ऐतिहासिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना, ठीक है। आपराधिक गिरोहों के खिलाफ विशेष गुप्त अभियान चलाना। तो इसमें से अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। संवेदनशील जो भी हमारे सरकारी और धार्मिक ऐतिहासिक जो प्रतिष्ठान हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के ये चलाया जा रहा है, ठीक है ना? चलिए, अब आपके सामने छोटा सा प्रश्न है। माफ कीजिएगा, आज ज्यादा प्रश्न मैं नहीं बना पाया क्योंकि निकलना है मुझे घर, कुछ इमरजेंसी है, तो आज क्वेश्चंस कम है। माफी चाहूंगा आपके लिए, और शायद एक दिन का गैप रहे करंट अफेयर्स का, इसके लिए दिल से क्षमा प्रार्थी आपसे है। घर निकलना पड़ा इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए माफी। आप लोग इसको बाकी दिनों को आप रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी दिनों का, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहां पर है? बहुत सारा पॉइंट इसमें पूछता है कई बार। एनजीटी अलग से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो एनजीटी, ठीक है, एक एनजीटी और एक आरटीआई। ये दो फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है, इनको आप क्या करिएगा? रेडी करते हुए जाइएगा, ठीक है। अब आप इसका उत्तर मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैव विविधता क्या है, यानी कि बायोडायवर्सिटी क्या है, और जैव विविधता के विनाश के यानी कि इसके हास के क्या प्रमुख कारण है, कारण क्या है, इसको आपको लिखना है। आप इसको आराम से 200 शब्दों में जो है इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। 200 वर्ड्स में आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है, 200 वर्ड्स, ओके। अगर आपको डिकोड में एडमिशन लेना है या कोई भी कंफ्यूजन, आपको कोई भी इशू है, तो आप डायरेक्टली आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर हमारा क्या है? 8604409201। ये मेरा
कॉन्टेक्ट नंबर है 866044092001। इट्स माय कॉन्टेक्ट नंबर। आप आराम से जो है क्या काम करिए, जो है इस पर आप जो है आराम से कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे कल। लेकिन हाँ, अभी तो एक क्वेश्चन आपके लिए बना हुआ ना कल वाला, जिसका मॉडल आंसर आज आपके लिए है। जैव संचयन और जैव आवर्धन, बायो एक्यूमुलेशन और जैव आवर्धन के अंतर को समझाते हुए उत्तर दिया गया है इसमें। ये कल हमने आपसे पूछा था कि क्या होता है जैव संचयन और जैव आवर्धन, ठीक है। जैव संचयन में क्या होता है, जब भी कोई वाटर बॉडी होती है, उस वाटर बॉडी में अगर एनपीके या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक डीडीटी आदि क्या होता है, अगर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसका उत्तर पढ़ लीजिएगा पहले। तो एक कोई वाटर बॉडी आपकी है, इस वाटर बॉडी में अगर फॉर एग्जांपल डीडीटी आदि आ गया या पारा एचजी अगर आ गया, किसके थ्रू, आपके एग्रीकल्चर लैंड से, जहां पर आप एग्रीकल्चर लैंड में आपने क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर आदि इस्तेमाल करते हैं, तो उस आपके या इंडस्ट्री से, कहीं से इंडस्ट्री या ये एग्रीकल्चर लैंड हो गई आपकी, ठीक है, या आपका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आदि होता है, इससे अगर बहते हुए अगर आपके वाटर बॉडी में अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक डीडीटी और अगर आपका एचजी अगर आ गया है, तो इसमें जो फिश होंगी, जो मछलियां होंगी, अगर वो जल आदि पिएंगी, खाना आदि पदार्थ खाएंगी, तो उनके बॉडी में कोई ये मछली है एग्जांपल के लिए, ठीक है, उनके इस मछली में क्या होगा, इस मछली में जो है बहुत तेजी के साथ क्या होगा कि सब्सटेंस जो है क्या हो जाएगा, फैलता रहेगा अपने आप पे, ठीक है, सब्सटेंस क्या होगा, फैलता रहेगा। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, इसकी बॉडी में, इस मछली की बॉडी में, ये जो हमारी फिश है, इस फिश में जो है धीरे धीरे करके डीडीटी क्या होगा, इकट्ठा होता चला जाएगा। क्या, डीडीटी एचजी जो भी होगा धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता रहेगा, संचय होता रहेगा। तो अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो है किसी वाटर बॉडी में, किसी भी जीव के अंदर अगर इकट्ठा होता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। एक्यूमुलेट करना, संचय करना, इकट्ठा हो रहा है। भाई सिंपल सी बात है, खाद्य पदार्थ खाएगी, पानी पिएगी, जो भी करेगी, तो इसकी बॉडी में क्या होगा, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस डीडीटी के रूप में, एचजी के रूप में है, वो इसकी बॉडी में क्या हो जाएगा, इकट्ठा होता रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, बायो मैग्निफिकेशन बोलेंगे, ठीक है, सॉरी बायो एक्यूमुलेशन बोलेंगे, जिसको जैव संचयन कहते हैं। क्या, जैव संचयन। ये क्या हो गया, ये हो गया जैव संचयन, ठीक है, जैव संचयन। अब एक बात ध्यान रखना, अब एक क्या था, बायो मैग्निफिकेशन था, ये तो हो गया बायो एक्यूमुलेशन, और एक हो गया बायो मैग्निफिकेशन, जिसको जैव आवर्धन कहते हैं। वो क्या होता है, वो ये होता है कि अगर ये छोटी मछली है, इस छोटी मछली को एक बड़ी मछली ने खाई, ये तो छोटी थी, अब मान लेते हैं कि ये एक कोई बड़ी मछली है। अब बड़ी मछली है तो सिंपल सी बात है कि ये क्या होगी, एक ही मछली तो को नहीं खाएगी, ये दो मछली को खाएगी। तो माना किसने, दो मछली को खा लिया, ठीक है, या तीन खा लिया। अब ये जो मछली थी, इसको भी एक कोई और बड़ी मछली खाएगी, ठीक है, तो ये अब तीन तो खाएगी नहीं है, ये तो इसके बराबर ये और दो चार खाएगी, तो ये दो चार और खाएगी। तो अगर इस मछली में 1 ग्राम एचजी था, तो यहां तक 2-3 मतलब गुदुना हो जाएगा, हो जाता है यहां पर 2-3 ग्राम हो जाए, फिर 3 से यहां पर 6 ग्राम हो जाएगा। फिर इसी को क्या खाएगा, एक मनुष्य चाव से खाएगा, एक आदमी खाएगा। अब इस आदमी के अंदर ये एचजी जहां से शुरू हुआ था, यहां तक इसके बॉडी में ज्यादा पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, मैग्निफिकेट हो रहा है, गुणक के रूप में बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। तो जब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस फूड चेन में इस प्रकार से आगे बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, अर्थात इसको जैव आवर्धन कहते हैं। यानी कि एक छोटी मछली में 1 ग्राम पारा था, तो इस एक मछली को जो इस बड़ी मछली ने खाया, तो एक तो खाएगी नहीं तो दो खाएगी, तो दो एक कम दो, तो 2 या 3 ग्राम इसमें हो गया, माना 2 या 3 ग्राम हो गया। फिर ये 3 खाएगी तो 2 या 6 हो गया, 6 ग्राम हो गया। फिर आप एक इंसान पूरी लाइफ में और खाएगा मछली, ऐसा होता है नहीं कि पूरी लाइफ में एक ही मछली खाएगा, कई सारी खाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, पारा की मात्रा इसके बढ़ती जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। बायो एक्यूमुलेशन में किसी एक जीव के अंदर किसी टॉक्सिक सब्सटेंस का जीवन भर इकट्ठा होता रहना बायो एक्यूमुलेशन अर्थात जैव संचयन कहलाता है। जबकि अगर एक खाद्य श्रृंखला में एक जीव दूसरे जीव को खाता है, फिर उस जीव को खाते हुए वही चीज मनुष्य तक पहुंचती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन अर्थात जैव आवर्धन कहते हैं। बस इतना अंतर है आप में, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है एक एक करके। ये प्रस्तावना में हमने सारे पॉइंट यहां पे देख रखे हैं कि किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ती हैं। फिर उसके बाद मुख्य भाग में हमने जैव संचयन के बारे में बता दिया। उदाहरण के लिए मछली के शरीर में पारा धीरे धीरे जमा होता जाना, ठीक है, संचय होता जाना, ठीक है। फिर जैव आवर्धन में हमने बता दिया कि जैव आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक उच्च ट्रॉफिक लेवल पर किसी विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाती है एक एक करके। इसका अर्थ यह है कि खाद्य श्रृंखला के ऊपर जाने पर प्रदूषक का घनत्व क्या हो जाएगा,
बढ़ता जाता है। खाद्य श्रृंखला में जैसा कि मैंने बताया, खाद्य श्रृंखला में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, उस टॉक्सिक सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन होगा क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहां पर 1 ग्राम था, फिर यहां पर 3 ग्राम हो गया, फिर यहां पर 6 हो गया, फिर यहां पर 12 हो गया, बढ़ रहा है ना। तो एक फूड चेन में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे मात्रा कंसंट्रेशन की क्या हो जाएगी, उस टॉक्सिक सब्सटेंस की बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, बस जैसे कि ये आपका सामने लिखा हुआ है आपके सामने, तो निष्कर्ष लिख के यहां पर छोड़ दिया। तो ये पूरा मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया। जैसे कि पहले प्लॉक में डीडीटी था, ठीक है, मतलब कि प्लांट्स आदि में, फिर उसको छोटी मछली ने खाया, फिर उस छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, फिर उसको चील या मनुष्य ने खाया, और हर स्तर पर डीडीटी की मात्रा बढ़ती गई अपने आप पे। ये एग्जांपल है, बाद में निष्कर्ष लिख करके आप यहां पर इसको वाइंड अप कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। संभवतः आपके समझ में आई होगी चीजें, और अगर नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, फिर लेकिन आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA-RO परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA-RO परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA-RO परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA-RO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।